भोला फुसफुसाया, यहां कोई है क्या? तभी ऊपर की मंजिल से हंसी आई। खैरपुर एक खुशहाल गांव था। यहां के लोग बड़े मेहनती थे। सुबह होते ही खेतों में हल चलते, शाम को चौपाल पर हंसी गूंजती और रात को हर घर से दियों की रोशनी दिखती थी। लोग कहते थे, हमारा गांव छोटा है लेकिन सुकून से भरा है। लेकिन उसी गांव के किनारे थी एक पुरानी हवेली। कोई उसे देखता नहीं था, कोई उसका नाम नहीं लेता था। और हर सर्दियों में जब कोहरा जमीन से उठकर आसमान तक फैल जाता, गांव के बड़े लोग बच्चों को जल्दी घर के अंदर कर लेते थे, क्योंकि सर्दियों में वो हवेली जाग जाती थी। कहते थे वहां सिया रहती थी, एक औरत जो अब औरत नहीं रही थी। चुड़ैल थी वो, और हर सर्दी की पहली ठंडी रात में वो फिर से जिंदा हो जाती थी। गांव में एक नियम था, सूरज ढलने के बाद हवेली की तरफ मत देखना। लेकिन नियम वही तोड़ता है जिसे डर से ज्यादा लालच दिखता है। अफवाह थी कि उस हवेली में एक कमरा है, एक ऐसा कमरा जो सिर्फ सर्दियों में खुलता है, और उस कमरे में सोना है, ढेर सारा सोना। घनश्याम खैरपुर का सबसे बड़ा जमींदार था। पैसा, जमीन, ताकत सब कुछ था उसके पास। बस एक चीज नहीं थी, तसल्ली। इतना सब होने के बाद भी उसका मन कभी भरा नहीं। पीढ़ियों से किसी ने उस कमरे को नहीं देखा था, लेकिन लालच लोगों के मन में अब भी जिंदा था। घनश्याम गांव का सबसे चालाक आदमी था। जमीनों का सौदा करता, कागजात पढ़ता और डर को बस अफवाह समझता था। एक दिन उसने सुना कि हवेली के कागजात किसी अंदरूनी कमरे में रखे हैं। वो मुस्कुरा दिया। इतनी जमीन, इतनी बड़ी इमारत, और कोई लेने वाला नहीं। डर की वजह से लोग इसे कौड़ियों के भाव छोड़ देंगे। फिर उसमें रखा सोना भी मेरा, और हवेली भी। किसी ने कहा, साहब सर्दियां आने वाली हैं। घनश्याम हंसा, तभी तो मजा है। और देखते ही देखते दिन बीते। सर्दियां आ गईं। सुबह धुंध से ढकी रहने लगी। सूरज निकलता तो था, पर जैसे गांव तक पहुंचते पहुंचते थक जाता। गांव की गलियों में लोग अलाव के चारों तरफ सिमटने लगे। बूढ़े आपस में फुसफुसाते, औरतें शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर लेती। बच्चों को हवेली की तरफ उंगली करके डांटा जाता, उधर मत जाना, सर्दियों में सिया जाग जाती है। कोई हवेली का नाम ले ले तो बात बदल दी जाती। कोई उस ओर देख भी ले तो थूक कर मुंह फेर लेता। रातें लंबी हो गईं। कुत्ते बिना वजह भौंकने लगे, और हवेली के पास से गुजरते वक्त हर कोई अपने कदम तेज कर लेता। बस एक ही इंसान था जिसकी आंखों में डर नहीं था, चमक थी। घनश्याम। उसने अपने साथ 5 लोग लिए। रमेश, जो हमेशा लालच में सबसे आगे रहता था। भोला, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। शंकर, जो खुद को बहुत बहादुर समझता था। और कैलाश, जो हवेली के पास ही पला बड़ा था। चलते वक्त कैलाश ने धीरे से कहा, भैया, मैंने सुना है हवेली में सिया रहती है। घनश्याम ने उसकी बात काट दी। डर से ही तो सोना हमारा रहेगा। पहली सर्द रात को वे हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था।
जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। अंदर हवा ठंडी थी, नमी से भरी हुई, सीलन की बदबू और दीवारों से आती सांसों जैसी धीमी आवाज। भोला फुसफुसाया, यहां कोई है क्या? तभी ऊपर की मंजिल से हंसी आई, धीमी, टूटी हुई, जैसे गला बहुत पुराना हो। शंकर बोला, हवा होगी, लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि वो हवा नहीं थी, बल्कि वहां चुड़ैल जाग गई थी। हंसी के बाद कोई और आवाज नहीं आई। घनश्याम ने चारों तरफ देखा और बोला, डर के चक्कर में हाथ खाली मत लौटो। हवेली बड़ी है, सब साथ रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर रमेश बोला, अलग अलग ढूंढते हैं, जो मिलेगा बाहर आकर मिल बांट लेंगे। कैलाश ने तुरंत मना किया, नहीं, यहां अकेले नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। घनश्याम और भोला नीचे के कमरों में चले गए, रमेश पीछे की तरफ, पुराने तहखाने की ओर। शंकर ऊपर की मंजिल पर चढ़ गया और कैलाश मजबूरी में अकेला रह गया। कमरे खाली थे, संदूक टूटे हुए, मिट्टी में पुराने पैरों के निशान, जो अंदर की ओर जाते थे, बाहर की ओर नहीं। बाहर दिन निकल आया था, लेकिन हवेली के अंदर अब भी रात जैसी ठंडक थी। कैलाश को अजीब लगा। भैया, कोई मिला क्या? उसकी आवाज लौट कर आई। भैया, कोई मिला क्या? लेकिन थोड़ी बदली हुई, जैसे किसी और ने भी वही सवाल दोहराया हो। कुछ देर बाद सब एक एक करके बाहर इकट्ठा हुए, हाथ खाली थे, चेहरों पर थकान थी। घनश्याम बोला, आज नहीं मिला, कल फिर आएंगे। कोई मुस्कुराया नहीं, क्योंकि जाते वक्त कैलाश ने देखा हवेली का दरवाजा जो सुबह खुला था, अब अंदर से बंद था। इस बार कोई हंसी मजाक नहीं, आज खाली हाथ नहीं लौटेंगे। भोला नहीं बोला। कैलाश ने आखिरी बार पीछे मुड़कर गांव देखा। सब घरों की बत्तियां बंद थीं और हवेली आज भी जगी हुई लग रही थी। इस बार वे सीधा अंदर घुसे, नीचे की मंजिल, फिर दूसरी, और फिर वो लकड़ी की सीढ़ियां जो हर कदम पर ऐसे कराहती थीं जैसे कोई दर्द छुपा रही हों। अब की बार वे सबसे ऊपर की मंजिल पर थे। हवा वहां अलग थी, ठंडी नहीं, भारी, जैसे सांस लेना उधार हो। हर कमरा देखा गया, टूटी अलमारियां, खाली संदूक, दीवारों पर अजीब निशान, लेकिन सोना कहीं नहीं। तभी घनश्याम रुक गया। ये कमरा पहले नहीं था, लेकिन घनश्याम को अब डर नहीं था, या शायद डर से ज्यादा लालच था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुराना बिस्तर था और उस पर कोई लेटा हुआ था। चेहरा दीवार की तरफ, लंबे बाल बिस्तर से नीचे लटक रहे थे। घनश्याम ने सोचा, कोई भिखारी होगा या कोई पागल। वो एक कदम आगे बढ़ा। उसका पैर नीचे पड़े लोहे के लोटे से टकराया। बिस्तर पर पड़ा शरीर हिलने लगा। घनश्याम की सांस अटक गई। वो पलटा और तभी उसने देखा, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खुली और मुस्कान बहुत ज्यादा चौड़ी। वो चुड़ैल थी। घनश्याम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों।
डर ने उसके शरीर को जकड़ लिया। चुड़ैल उठ खड़ी हुई। उसने एक झटके में घनश्याम का हाथ पकड़ लिया। बचाओ! घनश्याम चीखा। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज गई। सीढ़ियों से टकराई, दीवारों में समा गई। नीचे खड़े कैलाश और बाकी लोग सब सुन रहे थे, लेकिन ऊपर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। वे बस खड़े रहे, कान बंद, आंखें बंद, और ऊपर से आती रही आवाजें। पहले चीख, फिर गिड़गिड़ाहट, फिर हंसी। घुंघरुओं की आवाज, छन छन छन, और फिर सन्नाटा। वे उस रात भाग गए, बिना पीछे देखे। सुबह गांव में पता चला, घनश्याम वापस नहीं आया। उस दिन के बाद उन चारों में से किसी की भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन कैलाश जानता था, कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब भी जब रात को हवा चलती है तो हवेली से हंसने की आवाज आती है। पुराने लोग कहते थे, हवेली उन्हें पहचान लेती है जो चुपचाप उसकी बात सुनते रहते हैं। और अगर ये कहानी सुनते हुए तुम अब भी यहां हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में हवेली लिखो, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें इस तरह की कहानियां और सुननी है। अगली कहानी शायद इसी हवेली से जुड़ी हो।